अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोशन एंड मेंटोर की एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हमारे साथ एक ऐसी लेडी मौजूद हैं जिनकी फर्म का नाम भी क्रिएटिव है और वो खुद भी क्रिएटिव हैं अपने काम में। और एक नई सी फील लगती है। मैंने जब पहली बार भी ये सुना था तो मुझे भी थोड़ा सा लगा था ये कुछ कुछ न्यू हो रहा है इस काम में। तो आइए उनको वेलकम करते हैं हमारे शो में। मिस लैला ईसा, वेलकम टू आवर शो। Thank you very much, sir. It's an honor to be with you. Thank you very much. यू वेलकम। सो हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए, इंस्पिरेशनल जर्नी। मुझे तो खैर बहुत चीज़ें मालूम हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस के लिए प्लीज़ उनको आगाह कीजिए। कैसी रही आपकी प्रोफेशनल जर्नी? किस तरह से ये पूरी ट्रांजिशन चली है? बिल्कुल अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जो मैं एक जर्नी को अपनी बताना चाहूँगी, पर मैं ये डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहूँगी कि सबके साथ ऐसा नहीं होता। तो मैं बहुत लकी रही हूँ इस सेंस में कि जिस चीज़ से मुझे मोहब्बत थी उसी को अल्लाह ताला ने मेरा करियर बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट। जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कम है। अ, अगर मैं बात करूं मेरी जर्नी की, तो अगर डिग्रीज या सर्टिफिकेट्स अगर डिफाइन करते एक इंसान को, तो मैं जहाँ हूँ वहाँ पे आज मैं नहीं होती। यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले हुआ मेरी जो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट था, जो कि राइटिंग है उसका। और उसके बाद मेरे टीचर्स का, जिन्होंने मेरी इस सलाहियत को पहचाना कि मैं अच्छा लिख सकती थी। इसके बाद जो है सबसे पहले मेरे जर्नी का आगाज हुआ जब मेरे एक फॉर्मर बॉस, मिस्टर आसिफ इस्माइल फ्रॉम प्रीमियर केबल्स, उन्होंने पहचाना कि लैला, आप तो बहुत अच्छा लिखती हो। आप जो है ये भी लिखो, आप कोशिश करो ये भी लिखो। तो इस तरह से जो है मैं मेरा तारुफ कॉपी राइटिंग से। कॉपीराइटिंग को मैंने खुद समझा, मैंने अपने सर से ही पूछा और लोगों से पूछा। और उसके बाद जो हुआ वो एक खूबसूरत एक जो है मेरे लिए एक मेमोरी है। मैंने जो है सब छोड़ के सिर्फ कॉपीराइटिंग को अपना पैशन और अपना करियर बनाया। अ, उसकी बहुत बड़ी वजह ये थी कि मुझे उससे बहुत खुशी मिलती थी। जब भी मैं लिखती थी, जब भी मैं वर्ड फाइल खोलती थी, मेरे अल्फाज ऐसा लगता था कि ऑटोमेटिक ना मेरे अंदर से आ रहे हैं। और यही एक राइटर की पहचान होती है। हमारे पास अनफॉर्चुनेटली करियर काउंसलिंग का कोई सेटअप नहीं है हमारे मैट्रिकुलेशन सिस्टम में, इंटरमीडिएट सिस्टम में। अगर अगर मैट्रिक और इंटर के टाइम पे करियर काउंसलिंग जैसा कोई पाथ होता, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ज़रूर उसको मुझे बताता कि मेरे अंदर राइटिंग की सलाहियत है, और मैं कॉपीराइटिंग की दुनिया को पहले ही डिस्कवर कर लेती। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है जब मैंने कॉपीराइटिंग का आगाज़ किया, लिखना स्टार्ट किया, तो मैंने उसको बतौर एक फ्रीलांसर स्टार्ट किया। और बल्कि फ्रीलांसर भी नहीं कहेंगे, मैंने एनजीओस के लिए लिखना शुरू किया, बिल्कुल अपनी मुफ्त सर्विसेज प्रोवाइड की। क्योंकि मुझे ये गर्ज नहीं था कि मुझे कितने पैसे मिल रहे हैं लिखने के बदले में। मुझे बस ये था कि मैं जो लिख रही हूँ वो जो है पब्लिश हो जाए, कि मेरे माँ बाप, मेरे टीचर्स, मेरे दोस्त, मेरे बहन भाई ये सब देख सकें कि यार हाँ, लैला लिख सकती है, लैला बहुत अच्छा लिख सकती है। और यहीं से ये सब चीज़ें स्टार्ट हुई। अब जब पैसे कमाने की बारी आई, तो मैंने देखा कि आसपास तो मेरे कोई राइटर नहीं है, मैं किससे गाइडेंस लूँ। फिर उसमें ये हुआ कि फिर मेरा तारुफ हुआ मार्केटिंग शोबे से, मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग। तो मेरी राइटिंग की सलाहियत कंबाइंड विद मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। तो मैंने बोला ठीक है, अब अगर मैं लिख सकती हूँ तो मैं मार्केटिंग के लिए क्यों नहीं लिखूँ। और वहां से जो है फिर मैंने एजेंसीज में काम करना शुरू किया, पार्ट टाइम, फुल टाइम, फ्रीलांसिंग, जो भी बन पड़ा। बस बोलता था कोई कि ये लिखना है, मैं बोलती थी हाँ मैं लिख दूंगी। पैसे कितने, मैं कहा पैसों की फिक्र नहीं है, आप बस मुझे काम दे, मैं लिख दूंगी। और आहिस्ता आहिस्ता करते करते मैंने अपना पोर्टफोलियो डेवलप किया। और उसमें जो है मेरे पोर्टफोलियो में पेजेस जैसे जैसे ऐड होते गए, उसी तरह जो है वो पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह आते गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक चीज़ मुझे एहसास हुआ
कि यूनिवर्सिटी की डिग्री, यूनिवर्सिटी की जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपको शायद बाद में कोई सब्जेक्ट्स कभी काम आते हैं, कभी नहीं आते, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको सबसे ज़्यादा जो एक स्किल देती है वो है लर्निंग की स्किल। यूनिवर्सिटी आपको सीखना सिखाती है। तो वो जो मैंने मेरी जो एजुकेशन थी, मैं मेडलिस्ट थी, मैं एक बहुत अच्छी पढ़ने वाली थी, मेरी सीजीपीए 3.9 थी। तो वो जो मैंने सीखा था, वो मैंने जो स्किल्स अपने यूज किए, उससे जो है मैं क्विकली जो है वो सीखती गई। लेकिन मुझे एक चीज नहीं आती थी कि मैं उसको अपना बिजनेस कैसे बनाऊं। कि मैं लोगों के लिए तो काम करती हूँ, लेकिन मैं उसको एक बिजनेस की शक्ल किस तरह दूं। इस तरह अल्लाह ताला ने जो है वो जब मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, हमारी शादी हुई, तो मेरे हस्बैंड जो है बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने बताया मुझे कि हम मिलके इसको बिजनेस की शक्ल दे सकते हैं। तो वहां से मैं फ्रीलांस कॉपीराइटर से एक कॉपीराइटिंग एजेंसी की ओनर बन गई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ग्रेट। एक जो जाहिर सी बात है, निकाह में बहुत बरकत है। आई थिंक बहुत लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं कि अल्लाह ताला ने शादी में, निकाह में इतनी बरकत रखी है कि आपकी जिंदगियां बदल जाती हैं, आपसे जुड़े हुए लोगों की जिंदगियां बदल जाती हैं। तो वही हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमारा जो बिजनेस है उसको मैं सच्ची बात बताऊं तो हमारी इन्वेस्टमेंट वाज सिर्फ 12,000 रुपए थी, हमारी इन्वेस्टमेंट जो हमारी वेबसाइट बनाने में लगी थी। अब किसी को मैं बताती हूँ कि हमने भाई इन्वेस्टमेंट सिर्फ 12,000 रुपए की करी तो कोई यकीन भी नहीं करता, बट ये सच है। वो इन्वेस्टमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इतनी, हमारे पहले महीने में ही हमारी इन्वेस्टमेंट वापस आ गई थी। वो सब इस वजह से, क्योंकि हमें अपने स्किल्स पे भरोसा था, राइटिंग पे भरोसा था, और हमें ये भरोसा था कि जो हम कर रहे हैं वो हलाल है। और सब कुछ जो है वो वक्त के साथ साथ आएगा, हमें कोई शॉर्टकट नहीं चाहिए, हम आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रो करेंगे। वो जो माइंडसेट था मेरे और मेरे हस्बैंड बिलाल का, वो हमें आज यहाँ तक लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह। कि जीसीसी की गवर्नमेंट्स हमारे साथ काम करना चाहती हैं। वो कहती हैं आप कुछ भी ना करें, आप बस हमें कंसल्टेंसी दे दें, बताएं कि हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लिख हम खुद लेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचने में 8 साल लगे, लेकिन जब पहुंच गए तो पीछे मुड़ के देखते हैं तो यही सब चीज़ें नजर आती हैं कि अपने शोबे से मोहब्बत, और हलाल काम, और इसके अलावा ये कि भरोसा कि आहिस्ता आहिस्ता करके तरक्की आएगी, फौरन से नहीं आएगी। तो एक कंसिस्टेंसी जो होती है वो बहुत मायने रखती है। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू है हमारी जर्नी का। ग्रेट। देखिए लेला, ये जब हम बात करते हैं, आपके जैसे जितने भी मेंटोर से बात करते हैं, उसमें ये जो एंथुजियाज्म है ना, ये बड़ा मेरे लिए भी बड़ा एक चार्मिंग बन जाता है। इसका रीजन ये है कि मैं देखता हूँ कि कितने क्रिएटिव स्किल सेट हैं। हम्म। और स्पेशली मैं और पीछे से जब हमारी जर्नी देखता हूँ या और थोड़े सीनियर लोगों को देखता हूँ, तो वहां पर कुछ करियर्स के बारे में बात होती है और दैट्स इट, वहां पे खत्म हो जाता है, फुल स्टॉप आ जाता है। जी सर। लेकिन जब क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स की बात आती है, आपने कॉपी राइटिंग की बात की, तो एक अननोन पर्सन के लिए ये एक नई चीज है। वी डोंट नो, हमें पता ही बिल्कुल। नहीं है। तो बिल्कुल। आपके लिए कॉपी राइटिंग है क्या, कैसे डिफाइन करेंगी? स्पेशली हमारी ऑडियंस जो है वो यूथ है, अगर वो अपना करियर टारगेट करना चाहते हैं, तो उनको प्लीज डिफाइन करें, कॉपी राइटिंग है क्या आपकी नज़र में? बिल्कुल। कॉपीराइटिंग जो है, लोग सबसे पहले बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। पहले मैं बताऊंगी कॉपीराइटिंग क्या नहीं है। कॉपीराइटिंग किसी का असाइनमेंट बनाना नहीं है। कॉपीराइटिंग एसईओ ब्लॉग्स लिखना नहीं है। कॉपीराइटिंग कॉपीराइट्स नहीं है। कॉपीराइटिंग कंटेंट राइटिंग नहीं है। कॉपीराइटिंग फिर है क्या? कॉपीराइटिंग कोई भी ऐसा अल्फाज जो किसी चीज को सेल करने में मदद करे, वो अल्फाज जो है वो कॉपी कहलाती है, और उसका उसको करना जो है कॉपीराइटिंग कहलाता है। कॉपीराइटिंग में लिखना तो बहुत बात की बात है। पहले जो है इंसान के जो बिहेवियर है वो समझने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें हम किसी को किसी का जो माइंडसेट है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कॉपीराइटिंग सिर्फ ऐसे अल्फाज नहीं है जो मतलब हम लिखें और कोई आपका प्रोडक्ट या सर्विस आप खरीद ले, ऐसी बात नहीं है। कॉपीराइटिंग में हमको जो टारगेट ऑडियंस है या जिसके लिए हम लिख रहे हैं
उसको समझना है, उसको पहचानना है, अपने क्लाइंट को पहचानना है, उसकी प्रोडक्ट जो जो वो सर्विस कर रहा है या प्रोडक्ट दे रहा है उसको समझने की जरूरत है। तो जब हम समझ के वो हम उसका जो बेनिफिट है वो हम और टारगेट ऑडियंस को बताते हैं तो सेल्स ऑटोमेटिकली आती है। तो कॉपीराइटर सिर्फ लिखता नहीं है, वो बहुत गहराई में जाके वो बिजनेस को समझता है। और फिर उसके बाद जो है वो ऐसे लफ्ज लेके आता है, चंद ऐसे लफ्ज लेके आता है जो पूरी कंपनी को सम अप करता है। अ, वो कोई इसमें कोई इंग्लिश या लैंग्वेज का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉपीराइटिंग का बहुत बड़ा ताल्लुक साइकोलॉजी से भी है। इसका बहुत बड़ा ताल्लुक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, इसका ताल्लुक लिटरेचर से भी है कुछ हद तक। और जाहिर सी बात है एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का भी ताल्लुक है। तो इट्स ये एक ऐसा शोबा है जो इन सब चीजों को कनेक्ट करता है। लेकिन सैडली यहाँ पे पाकिस्तान में कॉपीराइटिंग की जब बात करते हैं तो जो सर आपको तो पता होगा कि जो असाइनमेंट्स बनाते हैं जी। स्टूडेंट्स के, वो जाहिर सी बताइए बहुत अनएथिकल काम है। उस वो भी लोग अपने आप को कॉपीराइटर बोलते हैं। जो 100 ब्लॉग एक महीने में लिख रहे हैं ब्लैक हैट एसईओ टेक्निक्स के लिए, उसको वो अपने आप को कॉपीराइटर बोलते हैं। जो है वो जरा सा एक दो सोशल मीडिया पोस्ट लिखते हैं वो अपने आप को कॉपीराइटर बोलते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है। कॉपीराइटर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत गहराई में जाके क्लाइंट को समझता है और फिर अल्फाज लेके आता है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कॉपीराइटर को बहुत अंडर वैल्यू किया जाता है क्योंकि वो उनसे पूछा जाता है कि आप कितने पर वर्ड कितना चार्ज करेंगे। कॉपीराइटिंग पर वर्ड नहीं चार्ज हो सकता। आप उसको कैसे मेजर करेंगे कॉपीराइटर को कि जो उसने 2 दिन मेहनत करके सीईओ से इंटरव्यू लिया है? या आप कैसे उसको क्वांटिफाई करेंगे कि उसने एक हफ्ता बैठ के अपने आपके कॉम्पिटिटर्स को जो है रिसर्च किया है, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स को जाके मिस्ट्री शॉपिंग करिए? आप उसको नहीं डिफाइन कर सकते। तो थोड़ा हमारा है कॉपीराइटिंग के साथ मसले मसाइल हैं हमारी इंडस्ट्री में। हमको समझा जाता है कि हम सिर्फ लिखते हैं लेकिन हम लिखने से बहुत ज़्यादा करते हैं। तो मेरे लिए कॉपीराइटिंग मेरी मोहब्बत है, शायद मेरी पहली मोहब्बत भी है। लेकिन कॉपीराइटिंग को हमें समझने की ज़रूरत है, हमें कॉपीराइटिंग को वैल्यू करने की ज़रूरत है। ग्रेट। ये जो डिफरेंस है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये हमने देखा है बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी बात करते हैं तो वो भी अक्सर ये बात करते हैं कि कुछ लोग हैं जो बहुत थोड़ी सी अमाउंट में वेबसाइट बना देंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ हम देखें तो बहुत ही प्रोफेशनली वेल डिज़ाइन वेबसाइट बनाने के लिए उनकी कलर थीम वगैरह करनी है, तो हमें इस तरह की डिफरेंट कंपटीशन इस तरह के लेवल का फेस करना पड़ता है। तो यस, ये आई थिंक हर डिफरेंट काम के अंदर मौजूद है। बिल्कुल बट सर। जिस तरह प्रोफेशनली आप काम कर रही हैं या दूसरे लोग भी प्रोफेशनली इस तरह का काम करते हैं, उनका काम बोलता है, वो खुद बोलता है, हमें नजर आता है कि किस तरह से उनके काम आगे बढ़ रहा है। सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कॉपी राइटिंग एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट की जा सकती है, और इसको स्केल अप भी किया जा सकता है इंटरनेशनल लेवल पे? ऑलराइट। इसके लिए थोड़ा सा मैं मुश्किल जवाब दूंगी सर। थोड़ा सा सब शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे। वो ये कि अगर किसी को लगता है कि वो राइटर बन सकता है तो मे बी वो नहीं कर सकता। क्योंकि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है 12 साल कॉपीराइटिंग करने के बाद, मुझे यही बात समझ में आई है कि राइटिंग जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है। राइटिंग जो है वो गॉड गिफ्ट है। तो जो लिखता है ना वो बचपन से ही लिख रहा होता है। आप कभी देखें हमारे आसपास के बच्चे, वो कभी ऐसे बच्चे हमारे सामने आते हैं जो बहुत ही जबरदस्त असाइनमेंट भी कर रहे हैं, अपना होमवर्क भी कर रहे हैं, तेजी से कर रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, उनकी चीज़ों में क्रिएटिविटी है, कोई मिस्टेक्स नहीं है। फिर जरा सा वो बड़े होते हैं तो सब लोग उनसे जो है वो अपने एप्लीकेशंस लिखवा रहे हैं, तो लेटर्स लिखवा रहे हैं। फिर जरा सा वो ऊपर जाते हैं तो सब लोग उनसे अपना जो है वो यूनिवर्सिटी का जो लेटर होता है, कवर लेटर, वो लिखवा रहे होते हैं। तो राइटिंग कम्स नेचुरली टू सर्टेन पीपल। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि राइटिंग बहुत इजी है। राइटिंग बहुत इजी है। आप कभी उस इंसान से पूछें कि उसने कोई वर्ड फाइल खोली हो या एक ब्लैंक पेज उसने अपने सामने खोला हो, और उसको बोलो कि आप कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो। बहुत कम लोग होंगे
जो कुछ लिख पाएंगे, बाकी लोग क्या बोलेंगे, बता तो दो क्या लिखना है। ठीक है। यस। तो जो उसको बोले ना कुछ भी लिख दो, वो बस सफ़े भरता जाएगा, वो वर्ड फाइल भरती चली जाएगी। एंड दैट इज दी निशानी के वो एक राइटर है। जो एक राइटर है वो कॉपीराइटर बन सकता है बेशक, लेकिन ये एक हॉबी नहीं है। राइटिंग प्रोफेशनली करना कोई पार्ट टाइम या टाइम पास नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉपी राइटिंग के लिए आपको 50% इंस्पायर होना पड़ता है अपने आप से, अपने माहौल से, अपने आपका जो एक्सपीरियंस है उससे। और 50% ये है कि राइटिंग जब नहीं भी आ रही हो ना, तब भी वो उस दिन आए, जॉब पे आए या अपने काम पे आए, और फिर भी वो लिखे और फिर भी अच्छा लिखे, तो वो एक असल कॉपीराइटर होता है। तो आपके सवाल का जवाब है कि राइटिंग प्रोफेशनली वही इंसान कर सकता है जिसको राइटिंग से मोहब्बत हो। क्योंकि आप राइटिंग फोर्स नहीं कर सकते। क्रिएटिव चीज़ें, चाहे आर्ट हो गया, लिखना हो गया, म्यूजिक हो गया, कोई भी ऐसा आर्ट का शोबा हो जो कॉपी राइटिंग भी आर्ट का हिस्सा है, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। दिल से आता है तो आता है। और आपका दूसरा सवाल है कि हम इसको किस तरह से एक ग्लोबल स्केल पे लेके जा सकते हैं। अह, इसका जवाब जो है मैं इस तरह दूंगी कि अगर आप उसको ग्लोबली लेके जाने की कोशिश करेंगे तो आप कभी ग्लोबली लेके नहीं जा सकते। आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर दिन बेहतर से बेहतर करें। आप ऐसा कंटेंट लिखें, ऐसी कॉपी लिखें जो अ, सिर्फ आपकी हो, जो आपके सिग्नेचर स्टाइल में हो, आपकी अपनी आवाज़ में हो, आपके मैसेज, आपके क्लाइंट का मैसेज बहुत क्लियर हो। क्योंकि किसी को भी जेनेरिक कंटेंट नहीं चाहिए, किसी को भी ऐसा कंटेंट नहीं चाहिए जो दूसरी कंपनी के लिए भी यूज हुआ हो। सबको यूनिक बनना है, सबको रियल अपना अपनी कंपनी दिखानी है। तो जैसे जैसे वो करते जाएंगे तो आप खुद ब खुद आप मशहूर होते जाएंगे, आपका काम पहचाना जाएगा, और फिर आपको ग्लोबल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग आपके पास खुद चल के आएंगे, दुनिया आपके पास खुद चल के आएगी। तो ग्लोब तो आएगा आप वही लोग के बात, पास, आपने नहीं लोग जाना आपके पास आएगा, आपने नहीं जाना, वो खुद आएगा। एंड यही चाबी है ग्लोबल होने की। ग्रेट। सो अपने आप को ऊपर ले जाएं, वही खुद ही को कर बुलंद इतना यस। वाली बात इस पे आप लेके जा बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल ये सही। कैसे फिगर आउट किया आपने? आप भी बचपन से क्या लिखती रही हैं, या आपको शौक था पहले से ही लिखने का तो आपको ये मिल गया? ये तो आपने अपनी जर्नी में बताया कि आप किस तरह से ट्रांजिशन हुई जब आपको बताया गया कि लिखें, लेकिन क्या लिखने का आपने जैसे खुद कहा कि बचपन से कुछ लोगों की आदत होती है, लिखते रहते हैं, हम्म। तो आपके साथ भी ऐसा रहा है? बिल्कुल सर। मैं खानदान की वो लड़की थी कि जो भी लिखना है, चाहे कोई शादी का कार्ड लिखना है या किसी की सीवी बनानी है, सब लोग बोलते थे हाँ लैला के घर चलो, उससे लिखवा लेते हैं, चाहे वो उर्दू हो या इंग्लिश। तो अल्लाह का करम है, तो लिखने में हमेशा से ही जो है वो आगे आगे थी। मुझे ऐसा लगता था कि जो ब्रांड्स लिख रहे हैं या हम कोई इंटरनेट पे जो कंटेंट पढ़ रहे हैं, वो मजे का नहीं है। मुझे पता है कि यार ये कंपनी इससे बहुत बेहतर है, लेकिन पढ़ के ना लग नहीं रहा है। तो मुझे ना बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती थी जब प्रोफेशनली मैंने लिखना शुरू किया। तो जब ये सब चीज़ें मेरे सामने आई और फिर मेरे मेंटोर्स ने मुझे बताया कि ये एक शोभा है, तो मैंने यही किया। मैंने कहा कि जो मैं सोचती हूँ अल्फाज के बारे में, वो दुनिया नहीं सोचती है। अल्फाज की कोई अहमियत ही नहीं है दुनिया में। ये 12 साल पहले की बात है, लेकिन अभी भी सिचुएशन चेंज हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं हुई है। वो लोग यही सोचते हैं कि यार अल्फाज तो कहीं से भी आ जाएंगे, कोई भी लिख देगा। मैं ये भी सुनती थी जब मैंने काम शुरू किया कि सर आप एग्री करेंगे इस पे, कि बोलते हैं कि आईटी डिपार्टमेंट जो है ना लिख लेगा। आईटी डिपार्टमेंट नहीं लिख सकता है। आईटी डिपार्टमेंट या सीईओ या सप्लाई चेन का बंदा आपकी वेबसाइट, आपके प्रोफाइल, आपके सोशल मीडिया के लिए नहीं लिख सकता है। यहाँ पे बिल्कुल। ऐसे लोग आते हैं
जो आपके बिजनेस को एक थर्ड आई व्यू से समझें, उसको समझें कि वो बाहर से कैसा है, अंदर से कैसा है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, इसी ने मुझे फोर्स किया कि मैं एक कॉपीराइटर बनूं और इस फील्ड को आगे लेके जाऊं। तो अब जब मेरे पास कोई एम्प्लॉयज आते हैं या कोई इंटर्न्स आते हैं या कोई ट्रेनीज आते हैं, मैं यही देखती हूँ। मेरा सबसे पहला सवाल सर यही होता है। अब मैं आपको सीक्रेट बताऊं कि मैं उनसे यही पूछती हूँ कि व्हाट आर यू नोन फॉर, आप अपने घर में किस लिए जाने जाते हो। अगर वो बोलते हैं कि सब लोग मेरे पास राइटिंग के लिए आते हैं या समझने के लिए आते हैं, कि इंग्लिश समझने के लिए आते हैं, तो मैं उनको फौरन हायर कर लेती हूँ सर। क्योंकि अगर मुझे किसी ने नहीं पहचाना, वो अ, बस हो गया। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को पहचानूं जिनमें ये स्किल्स हैं। तो इसका मतलब है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद अगर कोई आपके पास इंटरव्यू देने आएगा, वो ये कहेगा आपसे, तो आपको उनको टेस्ट करना पड़ेगा कि आप लिखें, आप किस तरह लिखते हैं। ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसे ही है। ग्रेट। अच्छा लैला, ये बताएं, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात होती है, और अब तो इतनी कॉमन हो गई है कि हर फील्ड में इसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या कॉपी राइटिंग को रिप्लेस कर सकती है? क्योंकि हम सब देखते हैं सिर्फ कुछ वर्ड्स लिखे और आपको पूरी लिस्ट मिल जाती है कि इस तरह से भी ये आर्टिकल डिवाइस होगा, आप लिख लें, या वेबसाइट इस तरह से लिखी जा सकती है। डू यू थिंक रिप्लेस कर सकता है कॉपी राइटिंग को? सर आपने ये एक ऐसा सवाल पूछा है जो हर राइटर के दिल में है, जुबान पे है और दिमाग में भी है। तो इसका जवाब जो है, मुझे थोड़ा टाइम लगा, लेकिन ये कि वो मुझे समझ में आ गया था। सर एआई रिप्लेस ज़रूर करेगा राइटर्स को, और कर दिया है। लेकिन ऐसे राइटर्स को जो मैंने आपको बताई ना, वो पहली वाली कैटेगरी, यस। कि बस वो करियर के लिए राइटिंग लिखना चाहते हैं, लेकिन उनसे बोलो कुछ भी लिखो वो नहीं लिख पाएंगे। वो उन राइटर्स को रिप्लेस करेगा जो ओके। जो सिर्फ एक फॉर्मूले पे चल रहे होते हैं सर। यहाँ पे जो है हमारे पास कॉपीराइटिंग को ना एक साइंस बना दिया गया है। वो बोलते हैं कि अच्छा, आइडिया प्रैक्टिस कर लो तो हो जाएगा, तुम लोग की कॉपीराइटिंग तुम लोग की परफेक्ट हो जाएगी। अच्छा, तुम लोग ये टेम्पलेट फॉलो कर लो, कॉपीराइटिंग हो जाएगी। यही सब जो राइटर्स है ना, उनको परेशान होना चाहिए, बिकॉज एआई आके उनको रिप्लेस कर देगा। लेकिन कोई एक ऐसा कॉपीराइटर जो दिल से लिखता है, दिल के लिए, जो एक ह्यूमन कनेक्शन को फॉर्म करना चाहता है, जो एक अपने टारगेट ऑडियंस के कल्चर को समझता है, उनके जज्बात को समझता है, कंपनी जिसके लिए काम कर रहा है, जिसके क्लाइंट जिसके लिए काम कर रहा है, उसको समझता है। वो सिर्फ अल्फाज नहीं लिख रहा होता सर, वो एक उस अल्फाजों के पीछे बहुत गहराई में जाके एक मतलब तलाश करता है और फिर वो लिखता है। हाँ, एआई की ग्रामर परफेक्ट होती है, उसका स्ट्रक्चर परफेक्ट होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको पढ़ के ऐसा नहीं लगता कि जो है ना, क्या बात है। एआई कंटेंट को पढ़ के कभी भी आप नहीं बोलते कि यार जबरदस्त, यही यही चाहिए था। तो ये जो स्पेस है, वो जो ह्यूमन कॉपीराइटर्स हैं, वो फिल करते हैं और करते रहेंगे। सो सर अगर कोई टॉपिक पे लिखना हो तो आप एआई को बोलें, वो 2 सेकंड में आपको लिख देगा, ठीक है। यस। लेकिन वो दिलो दिमाग पे कभी भी नहीं लगेगा, कभी भी नहीं। तो एआई मुझे ऐसा लगता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं जैसे यूज करती हूँ, मैं एआई हर रोज यूज करती हूँ, यस। लेकिन मैं उसको जो है अच्छा सा मैं उसको प्रॉम्प्ट देती हूँ, मैं उसको समझाती हूँ कि मुझे क्या समझना है। मैं उसको समझाती हूँ कि फॉर एग्जांपल कोई रियल एस्टेट कंपनी है, उसकी टारगेट ऑडियंस ये है, वो यहाँ पे ऑपरेट करती है, उसके ये सर्विसेज हैं, ये है, मुझे बताओ कि इसके टारगेट ऑडियंस के पेन पॉइंट्स क्या होंगे। वो पेन पॉइंट मुझे निकाल के देगा, तो उसके जवाब में मैं कॉपी लिखूंगी अपनी तरफ से। तो मशीन को मैं इस तरह का काम देती हूँ। लेकिन जब आती है बात क्रिएटिविटी की, इंट्यूशन की, जज्बात की, तो मैं अपने ऊपर भरोसा करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा पे ऑफ करता है। ग्रेट। सो इसका मतलब तो ये है कि ह्यूमन एलिमेंट कुछ भी हम कर लें, एआई से नहीं आ सकता। नो सर, नॉट दैट। वो इमोशन, वो एक्सप्रेसिवनेस जो हम किसी भी फॉर्म में ले लें, लिखने की फॉर्म में ले लें, या हम इवन डिजाइन क्रिएटिविटी के अंदर ले लें, किसी भी फॉर्म में एआई
सपोर्ट जरूर कर सकता है। जिस तरह आपने कहा कि आप उसको इंस्ट्रक्शंस देती हैं या उनसे सवाल ऐसे पूछे जाते हैं तो वो निकल के आता है कि ये है, और बिल्कुल। उसके ऊपर भी फिर आपको काम करना पड़ता है। दिस इज हाउ इट बिल्कुल सर। वर्क्स। यस सर। ग्रेट। अच्छा लैला, ये बताइए, जो फ्रीलांसर्स हैं उनको किस तरह से गाइड करेंगी कि वो अपनी एजेंसी की तरफ, एंटरप्रेन्योर जर्नी की तरफ जाएं एज अ लीडर ऑफ एजेंसी? ये सवाल बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, हम्म। और इसका भी थोड़ा सा जो है वो जवाब थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा नाराज भी कर सकता है लोगों को। वो ये कि फ्रीलांसिंग को लोग जो है बहुत अंडर वैल्यू करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग का वर्ड जो है वो बड़ा फ्री हो गया है। यस। तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांसिंग को सिर्फ फ्रीलांसिंग नहीं समझना चाहिए। फ्रीलांसिंग एक बिजनेस है जो एक इंसान खुद कर रहा होता है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें एक इंसान, वो अपना मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, अपना कोर प्रोडक्ट डिपार्टमेंट भी है, वो अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, एचआर डिपार्टमेंट भी है, बिजनेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी है, सब कुछ है वो। तो अगर ये हम अपने माइंड में रख के लेके चलें, इसकी मैं मिसाल ये दूंगी कि बहुत फ्रीलांसर्स होते हैं, हम उनके साथ काम भी करते हैं। तो अगर उनसे बोलो कि अच्छा, उन्होंने अच्छा काम कर भी दिया है, उनसे बोलो कि आप अपनी इनवॉइस भेजें। वो इनवॉइस के तौर पे क्या भेजते हैं? वो अपने बैंक अकाउंट का टाइटल और आईबैन और बैंक का नाम, सिर्फ ये भेज के व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। इसके बरअक्स, अगर आप अपने आप को फ्रीलांसर नहीं एक बिजनेस समझेंगे, तो आप अच्छे से जाएंगे, आप एक इनवॉइस का टेम्पलेट निकालेंगे, आप उसमें अपनी पूरी बैंक डिटेल, आई बैन, ब्रांच नेम, ब्रांच कोड, सब कुछ लिखेंगे। लिखेंगे क्या सर्विस आपने प्रोवाइड की, कितने आवर्स आपने लगाए इस पे, क्या डील हुई थी, कितने 100% के 50% के इनवॉइस है, अमाउंट लिखेंगे, सब कुछ करेंगे। एक प्रॉपर एक चीज बना के सिग्नेचर और स्टैंप लगा के देंगे। तो क्या वो लेजिट लगेगा, या व्हाट्सएप पे दिया हुआ एक बैंक अकाउंट जो है वो लेजिट लगेगा? तो फ्रीलांसिंग एक बिजनेस की तरह स्टार्ट करें, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप एक प्रोफेशनलिज्म एक शो करेंगे ना, तो वो जिसके साथ आप काम कर रहे हैं ना, वो 10 और लोगों को बताएगा कि यार बहुत प्रोफेशनल एक मुझे बंदा मिला है, बंदी मिली है, आप इससे काम करो। हम्म। तो फ्रीलांसर एजेंसी में तब्दील हो सकते हैं, लेकिन शुरू से ही अपना माइंडसेट ये बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि कोई फैंसी ऑफिस या एक बहुत बड़ी क्लाइंट लिस्ट से नहीं लीडर बनता है इंसान। ये बिल्कुल किताबी बात है। आपको जो है ना, लीडर या एजेंसी ओनर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपना माइंडसेट ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि सीईओ दिखने में या लिखने में, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहुत एक ड्रीम टाइप लगता है, लेकिन ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को एहसास नहीं है। आप किसी के घर, आप किसी के घर चलाने के आपके पैसों से किसी का घर चल रहा है, किसी की वालदा का इलाज हो रहा है, कोई अपनी फीस भर रहा है, ट्यूशन फीस भर रहा है अपने आपके 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 सैलरी से। तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इतनी बड़ी है कि बहुत कम लोग उसका बोझ उठा पाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने आप का लीडर बनना पड़ता है, आपको अपना टाइम, अपना वक्त, अपने क्लाइंट्स, सबको संभालना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज है, जो मैं इस वक्त इस चीज पे काम कर रही हूँ, जिस फेज में मैं हूँ, वो है एक टीम बिल्ड करना। एक ऐसा कल्चर डेवलप करना कि लोग आपके साथ सबसे पहले तो जुड़ें, और फिर वो रहना चाहें, और फिर आपके साथ बढ़ना चाहें, आगे ग्रो करना चाहें। लेकिन सच्ची बात ये है कि जो फ्रीलांसर्स जो तब्दील होते हैं एजेंसी लीडर में, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे होते हैं, मेरा क्लाइंट, मेरा काम, मेरी कंपनी, मेरा पैसा। लेकिन वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि वो कभी भी नहीं बोलते मेरी टीम। जो बोले ना कि हाँ सबसे पहले मेरी टीम, वो एजेंसी लीडर बन जाता है, और वो फिर आगे निकल जाता है। आप किसी भी उठा के देख लें केस स्टडी को, जो फाउंडर ने बोला कि मेरी टीम सबसे पहले, वो आगे निकलता है। तो आई थिंक दीज आर द, ये थोड़ी चीजें हैं जिसका ध्यान रखते हुए एक फ्रीलांसर जो है वो एजेंसी लीडर बन सकता है। ग्रेट। इसका मतलब है कि पहले से अपने आप को एज अ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन परसीव करें और एज अ लीडर परसीव करें, चाहे आप बिल्कुल। अकेले काम कर रहे हो, लेकिन बिल्कुल। अपने आप को एज अ लीडर ही परसीव करें। वही है जो जो सोच है, वहीं पहुंचना है, उसी को लेके चलें आगे, तो आप उस मंजिल तक पहुंचेंगे।
इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, ऐसी बात है इंशाल्लाह। अच्छा, लैला, एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल डायरेक्टली जहन में आ रहे हैं। एक तो ये कि गिविंग बैक टू सोसाइटी, क्या इसको आप सिखाना चाहेंगी? मतलब जो लोग डेफिनेटली जिसका इंटरेस्ट है, जो पहले से लिखता रहा है, लेकिन कुछ गाइडेंस हो, और आपकी नज़र में एक स्पेशलाइज, क्योंकि एडिशनल लैंग्वेजेस का भी एडवांटेज आपको है, जी सर। सो उन लैंग्वेजेस को देखते हुए बहुत सारे लोग दूसरे उसमें भी करते हैं, क्या आप हाईली रिकमेंड करेंगी जो लिख सकते हैं, जिनका शौक है लिखना, स्पेशली उनकी भी बात करें अगर हम, तो क्या उनको लैंग्वेज सीखने पे ध्यान देना चाहिए? ठीक है सर, जो आपका पहला सवाल है वो ये कि सर, सिखाने वाले बहुत हैं मार्केट में। मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ कि सिखाने वाले जिनके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, स्पेशली जो मिलेनियल्स हैं, वो सिखाना चाहते हैं, पर सर सीखने वाले बहुत कम हैं। आप अगर कोई, मैं आज फ्री का कोर्स में इंट्रोड्यूस भी कर दूं ना सर, तो 300 लोग तो एक ही दिन में एनरोल हो जाएंगे जी, बिल्कुल। लेकिन उसमें से सीखने वाले होंगे ना, जो कंसिस्टेंट रहेंगे 1-2 महीने तक, वो 30 होंगे सर, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो हमारे पास बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हम सीखने को तरजीह नहीं देते हैं, हम बस चाहते हैं कि शॉर्टकट हो जाए, बस कहीं से हमारे पास 1 लाख रुपए महीना आ जाए और बस हमें और कुछ ना करना पड़े। तो अगर मेरे पास मौका हो सिखाने का सीरियस लोगों को, जो वाकई राइटर्स हैं और कंटेंट राइटर्स हैं, कॉपी राइटर्स बनना चाहते हैं, उनको मैं ज़रूर सिखाऊंगी, क्योंकि मेरा जो सिखाने का तरीका है सर वो बहुत टफ है। मैं किसी आम इंसान को उठा के कॉपीराइटर नहीं बना सकती हूँ। हाँ, जो कंटेंट राइटर है उसको मैं एक ज़बरदस्त किस्म का कॉपीराइटर ज़रूर बना सकता हूँ, मैं बहुत एडवांस लेवल ऑफ टीचर हूँ। तो लेकिन ये कि जो मेरे पास लोग आते हैं वो इसीलिए कभी कभी डर के चले भी जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि वो कीप अप नहीं कर पाते। लेकिन जो मेरे साथ रहता है उसको मैं एक ऐसा कॉपीराइटर बनाती हूँ जिसका मुकाबला जो है कोई नहीं कर सकता पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। सो दिस इज नंबर 1। ग्रेट। सर, नंबर 2, जो लैंग्वेज की आपने बात की, लैंग्वेजेस डेफिनेटली। लेकिन सर मुझे ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक ही ज़बान में रियल आपके जो बेसिक कॉपीराइटिंग है वो एक ही ज़बान में हो सकती है। और क्योंकि हमारी जो मदर टंग है वो उर्दू है, और हम्म। बट सैडली उर्दू जो है वो इतनी ज़्यादा कॉपीराइटिंग का स्कोप है नहीं पाकिस्तान में भी। अब देखें, इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके कॉपीराइटिंग होती है, तो द लैंग्वेज जिससे आप अपना करियर बना सकते हैं वो इंग्लिश ही है सैडली। सर लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस को समझने में और फिर उनमें प्रोफिशिएंसी हासिल करने में बहुत टाइम लगता है। मैं जो सुनने वाले हैं उनको मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि दूसरे कल्चर्स को समझें। जैसे हम अरब ममालिक में काम करते हैं, एज कम्पेयर टू हम किसी अमेरिकन क्लाइंट साथ काम करते हैं, उनके काम करने के तौर तरीकों में बहुत फ़र्क है, उनके जो एथिक्स हैं उसमें बहुत फ़र्क है, उनके ईमेल्स में बहुत फ़र्क है, उनके प्रोसेस में बहुत फ़र्क है। तो मैं ये बोलूँगी कि दूसरे लोगों के कल्चर को समझें कि उनके लिए क्या ज़रूरी है, वो किस तरह से ग्रीट करते हैं, किस तरह से हैंड शेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल किस तरह से मीटिंग्स में जाते हैं तो वो कैसे स्मॉल टॉक करते हैं, और फिर काम की बात जो करते हैं। जैसे अरब ममालिक में अगर आधे घंटे की मीटिंग है तो 22 मिनट जो है वो सिर्फ बातें होंगी, 8 मिनट जो है वो ऐसी काम की बात होगी कि वो पूरे दिन पे हावी होगी। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सीख लें तो आपका जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत बढ़ जाती है सर। ग्रेट। थैंक यू लैला, सो काइंड ऑफ यू। आपने टाइम निकाला, और आई कैन अंडरस्टैंड आपका इतना बिजी स्केड्यूल रहता है, आप ट्रैवलिंग रहती है, उसमें आपने हमारे प्रोग्राम के लिए टाइम निकाला। आई नो यू फॉर सो लॉन्ग नाउ, माशाल्लाह आपने बहुत ग्रो किया, अल्लाह आपको और तरक्की दे। और मैं उम्मीद डेफिनेटली करता हूँ सुनने वालों के लिए ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा सेशन इंशाल्लाह। मैं आखिर में यही बोलना चाहूँगी सर कि मेरा जो तारुफ हुआ कॉपीराइटिंग की दुनिया से, उसका स्टार्टिंग पॉइंट आप थे सर। आपने जो है मेरे जो नेक्स्ट मेंटोर थे मिस्टर आसिफ इस्माइल, उससे आपने मुझे कनेक्ट किया था, और मैं कभी भी नहीं भूल सकती। मैं जब भी किसी को अपनी कहानी बताती हूँ मैं आपका नाम ज़रूर लेती हूँ। तो आप जो है वो मेरे लिए स्टार्टिंग पॉइंट थे, और उसके लिए अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।
और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो भी आपने मेरे लिए किया थ्रू आउट दीज इयर्स। बट आपके बगैर शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होती, तो थैंक यू वेरी मच सर। नहीं नहीं, ये तो अल्लाह ताला जरिए बनाते हैं। और इस तरह मेरी लाइफ में भी बहुत से मेंटोर रहे हैं। और इस चैनल को ये नाम देने का मकसद भी यही था। एक तो ये कि मेरे अपने नाम से अलाइन होता है, दूसरा मैंने लाइफ में सीखा ऐसे है कि मुझे उंगली पकड़ के बताया गया कि देखें ये है वो जगह जहाँ से आप सीखेंगे, एंड दैट्स इट। उसके बाद तो खैर आपने खुद ने करना होता है, लेकिन गिविंग बैक टू सोसाइटी हमने ऐसे ही सीखा है। सो आई थिंक दिस इज माई दैट पैशन। पेज ऑफ। थैंक और यू सर। होपफुली जिन लोगों को हमने, आपने भी, मैंने भी, हमने जिसने गाइड किया है, होपफुली वो भी जी इस जी, ट्रांजिशन को कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगेन, थैंक यू वेरी थैंक्स मच अ सर, लॉट। इट वाज एन थैंक्स अ ऑनर। लॉट। टेक केयर। सुनने वालों को मेरा सलाम। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।